हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे कि आपको 12th क्लास बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी के पेपर में अपनी कॉपी को कैसे लिख करके आना चाहिए, जिससे एग्जामिनर आपको अच्छे से अच्छे नंबर दे सकें। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए स्टैंड, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमने सन 2020 का एक क्वेश्चन पेपर ले रखा है, जिसका पूरा सॉल्यूशन बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको हम दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ बच्चों हमने एक उत्तर पुस्तिका भी ले रखी है और हमने देखिए आंसर भी इसके अंदर लिख रखे हैं, जिससे आपको देख करके पता चलेगा कि आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में कैसे आंसर दे करके आने हैं, जिससे आगे देख करके एग्जाम आपको अच्छे से अच्छे नंबर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टैंड, आपने जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पेपर है बच्चों सन 2020 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो अब देखिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना, ठीक है, सीधे क्वेश्चन पर चलेंगे और इसके इनके आंसरों को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखिए, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। ये तो आप लोग बच्चों जानते हैं कि जो पहला क्वेश्चन होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है। अब देखिए क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चों, जीवों के अस्तित्व को सबसे बड़े खतरे का कारण है। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें जीवों को सबसे बड़ा खतरा किस कारण किससे हो सकता है, चार ऑप्शन इसके अंदर दे रखे हैं, ठीक है। देखिए पहले जीवों का मतलब आप समझो, मान लीजिए जीव जैसे एनिमल्स पे कर रहा है, ठीक है। अब ये एनिमल का जो अस्तित्व कैसे समाप्त हो सकता है वो आपको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन रखा मरुस्थलीकरण। बच्चों मरुस्थलीकरण का मतलब क्या होता है पहले उसको समझ लीजिए, तभी आपको आंसर लगाने में ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। बच्चों मरुस्थलीकरण का मतलब होता है किसी हरे भरे मैदान का, किसी हरे भरे मैदान जहाँ पे वहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हों, ठीक है, हरियाली हो जहाँ पर हो, ठीक है। तो किसी हरे भरे स्थान का किसी खंडहर जैसे मैदान में कन्वर्ट होना, अर्थात रेगिस्तान जैसे मैदान में कन्वर्ट होना, ये कहलाता है मरुस्थलीकरण। तो क्या बच्चों किसी हरे भरे मैदान से अगर वो रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो क्या जीव नष्ट हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल बच्चों नहीं होगा। तो यानी ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है, इसका सही ऑप्शन नहीं है ये। दूसरा ऑप्शन देखिए, विकिरण। विकिरण मतलब रेडिएशन, जो सन से आती है, जो सूर्य से आने वाली प्रकाशित किरणें होती है, उनको हम विकिरण कहते हैं। तो क्या सूर्य से आने वाली प्रकाशित किरणों से जीवों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सूर्य का प्रकाश तो हम लोग के लिए बहुत लाभदायक है, जानवरों के लिए बहुत लाभदायक होता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा ऑप्शन देखिए, वनों का कटाव। जी हाँ, देखिए वनों का कटाव, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और बच्चों ज्यादा से ज्यादा अगर वन काटे जाएंगे तो वन बच्चों ये एनिमल्स को नहीं, हम लोगों के लिए बच्चों बहुत सहायता प्रदान करते हैं। देखिए वनों के कारण ही बच्चों वर्षा होती है। क्या होती है बच्चों? वर्षा होती है, ठीक है। और बच्चों बच्चों ये वन होते हैं ना, ये वातावरण में CO2 के संतुलन को बनाए रखते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब बच्चों वनों को ज्यादा से ज्यादा अगर काटा जाएगा, ठीक है, तो जीवों पे इसका बुरा इफेक्ट पड़ेगा, अर्थात जीवों की जो अस्तित्व क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो बच्चों इसका जो राइट ऑप्शन है बच्चों यही है, ठीक है। तो सबसे बड़ा खतरा कैसे बच्चों? वनों के कटाव से है। तो इसलिए होता ये क्या होना चाहिए कि हमें वनों को ज्यादा नहीं काटना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए, ठीक है, तभी हमारा अस्तित्व रह सकता है। तो इसका बच्चों राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? वनों का कटाव। अब देखिए आपको लिख करके कैसे आना है, देखिए। तो देखो प्रश्न नंबर 1 है और इसका जो का खंड है। अब ये कौन सा ऑप्शन है बच्चों? तीसरा ऑप्शन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? तीसरा। तो देखो तीसरा भी लिखेंगे और इसके आगे का जो डाटा है ना बच्चों, वो भी लिखेंगे। अधिकांश बच्चे करते क्या है, इसका ऑप्शन लिख आएंगे तीसरा, अब उसका आगे का डाटा नहीं लिख करके आते, ये गलत बात है, ठीक है। आपका उसका जो ऑप्शन है वो भी लिखना है और उसके आगे का जो डाटा वो भी लिखना है। तो तीसरा ऑप्शन ठीक है, तो उसके आगे का डाटा भी हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आपको भी ऐसे लिख करके आना है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या, देखिए। दूसरा क्वेश्चन बच्चों ये है, निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है? कीट परागण का मतलब होता है बच्चों कीटों द्वारा परागण होना, ठीक है। तो इसका देखिए चार ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट किया, मैं राइट आंसर आपको बताता हूँ। बच्चों अंजीर में क्या होता है? बच्चों अंजीर में क्या होता है बच्चों? कीट परागण होता है। तो इसका जो दूसरे का जो दूसरा ऑप्शन ठीक है, ठीक है, यानी जो पहले का जो खा खंड है बच्चों, उसका दूसरा ऑप्शन ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, देखिए मैं लिख करके दिखाया। प्रश्न 1 का खा, मतलब आंसर 1 का खा दूसरा ऑप्शन है और अंजीर उसका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो ये ऐसा देखिए आप लिख करके आएंगे, ऐसा लिखने से बच्चे एग्जामिनर जो होते हैं बहुत इंप्रेस होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन क्या होता है? सॉरी, अनिषेक जनन होता है, देखिए चार ऑप्शन रखे हैं, मधुमक्खियों में, मेंढक में, छिपकली में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अनिषेक जनन का मतलब बताना है ये किन में होता है। तो पहले तो आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि अनिषेक जनन होता है क्या है। बच्चों अनिषेक जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे से निषेचन किए बिना, ठीक है, अपनी संतति को जन्म देते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? अनिषेचन कहलाती है। और बच्चों ये जो अनिषेचन होता है ना, ये मधुमक्खियों में भी होता है और चींटियों में भी होता है। इसके दोनों ऑप्शन ठीक है, हालांकि चींटी यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, तो आपको मधुमक्खी वाला ऑप्शन ये टिक करके आना होगा। और ये कई बार बच्चों बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो अनिषेक जनन जो होता है बच्चों किसमें होता है बच्चों? मधुमक्खियों में होता है, ठीक है। अच्छा अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर का। तो हाँ ये देख लीजिए, इसका जो तीसरा है बच्चों,
इस तीसरे का कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों? इसका जो तीसरा ऑप्शन बच्चों मधुमक्खी वाला ठीक है, तो पहला ऑप्शन ठीक है। तो हमने लिखा देखो पहले आंसर, पहले का गा खंड है, पहला ऑप्शन है देखो मधुमक्खी में, ठीक है, ऐसा आपको लिख करके आना है। ठीक है, चलिए इसका हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है, जो एंटीबॉडीज होते हैं वो किससे प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, नील हरित शैवाल से, जीवाणुओं से, बायोफाइटा से या विषाणुओं से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बच्चों, जो एंटीबॉडीज मिलते हैं, जो प्रतिजैविक मिलते हैं बच्चों में, कैसे मिलते हैं बच्चों? वो जीवाणुओं से मिलते हैं, यानी इसका चौथे का इसका दूसरा ऑप्शन ठीक है, जीवाणुओं से। ठीक है, लिखेंगे कैसे एग्जाम में? देखिए मैं लिखा घा खंड, पहले का घा आंसर देखिए, दूसरा खंड इसका ठीक है, जीवाणुओं से मैंने वो लिख करके दिखाया। तो आई आपको बच्चों ये क्लियर हो गया होगा कि देखिए आपको जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उनके आंसर कैसे देने होते हैं। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरे? अगर इससे ज्यादा अगर विकल्प आते हैं, 5 से 6 विकल्प भी अगर आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप बच्चों यही तरीका यानी यही मेथड आप वहां पे अपना करके आए। ठीक है, समझ में आ रहा है? जिससे एग्जामिनर को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सारे बच्चे स्पष्ट आंसर आपके दिखाई देंगे। ठीक है, कटिंग बिल्कुल करना नहीं है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अच्छा अब देखिए बच्चों हम बात करेंगे, देखिए इसके अब शॉर्ट क्वेश्चन चल पड़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए हम देखिए पहला क्वेश्चन क्या देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में, ये देखिए देखिए यहाँ समझिए। अब देखिए प्रश्न बच्चों 2 आ चुका है, प्रश्न 2 का खंड है। क्या देखिए, वाहन निषेचन को एक उदाहरण देकर समझाइए, यानी वाहन निषेचन को एक उदाहरण द्वारा परिभाषित कीजिए। ठीक है, अब ये क्या होता है देखिए, वायु निषेचन, देखिए इसके आंसर को समझते हैं तो इसका एग्जाम्पल भी समझेंगे। तो देखिए मैंने वही लिखा, देखिए अभी अति लघु प्रश्न आ गया बच्चों, कौन सा गए? अति लघु। देखो दूसरे का है, दूसरे का खंड हो गया। ठीक है, देखो मैंने लिखा ना अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, वही दूसरे का खंड है, तो मैंने लगा वायु निषेचन। देखिए क्या लिखे, वह प्रक्रिया जिसमें जीव के वह प्रक्रिया जिसमें जीव के शरीर के बाहर, क्योंकि देखो नाम ही आ रहा ना बाहर निषेचन, यानी एक्सटर्नल, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसमें जीव के शरीर के बाहर निषेचन होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। यानी जो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, वो जीव के शरीर से बाहर होती है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है बच्चों आपका बाह्य निषेचन कहलाती है। अब ये होता किन में, देखिए उन चीजों को समझ लीजिए। देखिए जलीय जीवों, ये जो बाह्य निषेचन होता है बच्चों कहाँ होता है? जलीय जीव, जैसे मछली है, मेंढक है। ठीक है, तो ये जो बाह्य निषेचन होता है बच्चों कहाँ होता है? मछली में होता है, मेंढक में होता है, क्योंकि मछली और मेंढक दोनों ही कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात? तो ये जलीय जीवों में होता है कौन? बाह्य निषेचन। आदि में बाह्य निषेचन होता है, ये मैंने आपका एग्जाम्पल भी दे दिया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लेकर आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन है और 1 नंबर में ये पूछा जाएगा। दूसरा देखिए इसका खाखंड, देखिए दूसरा खा बच्चों क्या है? ये बच्चों सरस मतलब गूदेदार फल के 2 लक्षण लिखिए तथा आम के फल के खड़ी काटकर नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, इसके अंदर 2 बातें पूछी गई हैं। पहले तो गूदेदार फल के 2 लक्षण बच्चों आपसे बताए पूछे गए, और एक आम के फल की खड़ी काटकर नामांकित चित्र आपसे पूछा गया है। क्योंकि बायोलॉजी के अंदर बच्चों चित्र बहुत ज्यादा आते हैं, ये आपको पहले ही पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं इसके बाद आंसर आपको बता रहा हूँ। तो देखिए आंसर क्या, देखिए दूसरे का खाखंड है ना, दूसरे का खाखंड। तो देखिए 2 लक्षण है। पहला लक्षण क्या, देखिए इनमें गूदा अधिक होता है। देखो ये नाम में आ गया था ना गूदेदार फल, ये तो नाम में आ गया, तो पहला ऑप्शन तो बच्चों इसे मिल जाएगा, गूदेदार फल। तो पहला ऑप्शन तो ये हो जाएगा कि इनमें गूदा अधिक होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या, देखिए इनकी जो फलवृत्ति होती है, इनकी फलवृत्ति 3 भागों में बटी होती है। अभी 3 भाग कौन कौन से होते हैं? देखिए स्क्रीन पर मैंने इसका जो चित्र पूछा है ना, इसका आम की खड़ी काट का चित्र, आम के फल के खड़ी काट का चित्र बनाइए ना, नामांकन चित्र, उसी मैंने बताया। देखो मैंने कहा ना इसकी फलवृत्ति 3 भागों में बटी होती है। देखो सबसे पहला जो भाग होता है ना, बाहरी वाला भाग, उसको बोलते हैं बच्चों एपिकर्प, क्या बोलते हैं बच्चों? एपिकर्प बोलते हैं। ये पहला भाग हो गया। तो उसका जो मिडिल वाला भाग होता है, ये अंदर वाला, इसके जस्ट अंदर वाला भाग, इसको बोलते हैं बच्चों मीजोकार्प बोलते हैं, मीजोकार्प बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो अंदर वाला भाग होता है, बिल्कुल अंदर वाला, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एंडोकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एंडोकार्प। मैंने कहा ना इसकी जो फलवृत्ति होती है 3 भागों में बटी होती है, पहला एपिकर्प, दूसरा मीजोकार्प और तीसरा एंडोकार्प। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है बच्चों? इसके मिडिल में क्या होता है बच्चों? बीज होता है। क्या होता है बच्चों? बीज होता है। तो आई होप के बच्चों ये भी आपको क्लियर हो गया होगा स्टैंड। ठीक है, तो चलिए देखिए अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या, देखिए भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं? ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये गाखंड है। ठीक है, चलिए देखिए इसका मैं आंसर आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए गाखंड का जो आंसर है बच्चों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए कितना साफ सुथरा लिखा है मैंने, और मैंने कोशिश की है कि बच्चों आपको भी ऐसे लिख करके आना चाहिए, जिससे एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छे नंबर दे सकें। तो देखिए दूसरे का गाखंड का आंसर क्या बच्चों? भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, किसे कहते हैं? तो बच्चों आंसर क्या, देखिए डॉक्टर रामदेव मिश्र। कौन है बच्चों? डॉक्टर रामदेव मिश्र को भारत का पारिस्थितिकी जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, टाइफाइड बुखार किस जीव से उत्पन्न होता है? टाइफाइड बुखार किस जीव से उत्पन्न होता है? देखिए उसका नाम लिखना है बच्चों। टाइफाइड जो बुखार होता है हम लोग साल्मोनेला टाइफी जीव से उत्पन्न होता है। साल्मोनेला टाइफी
ये इसका केवल 1 नंबर का क्वेश्चन है, देखो इसका केवल नाम पूछा है। तो टाइफाइड बुखार है किस जीव से उत्पन्न होता है वो मैंने बताया, तो उसका आंसर है बच्चों क्या है, साल्मोनेला टाइफी। ये वो जीव है जिससे टाइफाइड होता है, ठीक है। अच्छा देखिए दूसरे का अड़ा क्वेश्चन क्या, देखिए दूसरे का अड़ा वाला देखिए, ये घा वाला भी हो गया। अब देखिए अड़ा वाला भी आ गया, क्या देखिए अड़ा वाला है बच्चों, ये शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए, शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो कि मैंने इसके यहाँ पे परिभाषा लिख रखी है, आपको भी ऐसी लिख करके आनी है। क्या देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणु कोशिकाओं का उत्पादन होता है, ठीक है, शुक्राणु जनन कहलाती है। समझ में आ रहा है, 1 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है और एक ही लाइन का क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आई होप के बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन था बच्चों दूसरा, जिसके लिए बच्चों ये 5 पार्ट दे रखे थे, पांचों का आंसर मैंने आपको अच्छे समझ में आए होंगे कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है। देखिए अब इसके आगे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए देखिए स्क्रीन पर समझ रहे हैं इस चीज को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या देखिए उसको समझ लेते हैं एक बार। ये बच्चों जलोद्भिद पौधों के आकारिकीय अनुकूलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ये 2 नंबर है बच्चों, ठीक है, क्योंकि आधि लघु प्रश्न है, सॉरी लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। अब इसका क्या आंसर है उसको लिखते हैं, देखिए ध्यान समझे। देखिए आंसर देखिए, जलोद्भिद पौधों में जलीय वातावरण, जलोद्भिद पौधों में जलीय वातावरण के प्रति अनुकूलन पाए जाते हैं, ठीक है। इन पौधों को 3 समूहों में बांटा जाता है, ठीक है। पहला होता है बच्चों जल निगमन पौधे, दूसरा होता है बच्चों प्लावी पौधे, और तीसरा होता है बच्चों जल स्थलीय पौधे, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। अच्छा और नोट में देखिए एक बात और मैंने लिखी है, जो जल निगमन पौधे होते हैं बच्चों, ठीक है, जल निगमन पौधों का समस्त जो शरीर होता है वो जल में डूबा रहता है। एग्जाम्पल है हाइड्रिला, और हाइड्रिला क्या होता है बच्चों, वो क्या था, वो वाटर के अंदर रहता है, वो पानी के बिल्कुल बाहर नहीं होता है, ठीक है। तो इस पहले क्वेश्चन का बच्चों ये आंसर मैंने आपको बताया, तीसरे का खंड का, ठीक है। जलोद्भिद पौधों के आकार के अनुकूलन का संक्षेप में मैंने आपको बताया, इतना काफी है, 2 नंबर का तो क्वेश्चन ही है ये, ठीक है। और ये भी आपको मैं नोट में बता दिया कि जो आपके जल निगमन पौधे होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, पानी के अंदर डूबे रहते हैं, ठीक है। अच्छा अगला बात करेंगे, देखिए हम अगला क्वेश्चन क्या देखिए, खा खंड देखिए तीसरा खा, परजीविता एवं सहोपकारिता में अंतर बताइए, परजीविता एवं सहोपकारिता में अंतर बताइए, ठीक है। तो परजीविता का मतलब होता है बच्चों किसी दूसरे जीव पर निर्भर होना भोजन के लिए, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको लिखेंगे, देखिए आंसर मैंने आपको यहाँ लेक्चर लेकर के दिखाने का प्रयास किया है, देखिए स्क्रीन पर देखिए क्या, देखिए एक तो हेड लगाएंगे बच्चों परजीविता, और दूसरा हेड लगाएंगे बच्चों सहोपकारिता, ठीक है। देखिए परजीविता परजीविता को पढ़ लीजिए, इसमें कुछ जीव अथवा पादप, वो जीव भी हो सकते हैं वो पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, ठीक है, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर अथवा पादों पर निर्भर रहते हैं, उनका यह संबंध, ठीक है, परजीविता कहलाता है। समझ में आप लोग को मेरी बात, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि परजीविता के अंदर होता बच्चों ये है कि जीव हो या पेड़ पौधे हो वो किसी दूसरे जीव या पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा सहोपकारिता क्या होती है इसको समझ लीजिए। देखिए इस पारस्परिक संबंध में, ठीक है, दोनों पादपों अथवा दोनों जीवों को लाभ होता है, ठीक है, उनका ये संबंध क्या कहलाता है, सहोपकारिता कहलाता है, ठीक है। तो ये बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर में बच्चों ये हो गया और 1 नंबर बच्चों ये हो गया, तो ये 2 नंबर बच्चों आपको यहाँ से क्लियर हो गए, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए देखिए हम बताइए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तीसरा गा खंड है बच्चों, जैव प्रबलीकरण क्या है, जैव प्रबलीकरण क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देखिए मैं इसको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आपको कि जैव प्रबलीकरण क्या होता है, ठीक है। तो देखिए आंसर आपके सामने है, ठीक है, ये देखिए स्टैंड। तो देखिए तीसरे का गा खंड है ना, जैव प्रबलीकरण, ठीक है, क्या लिखना होता है, देखिए उन्नत खाद्य गुणवत्ता रखने वाली फसलों में पादप, ठीक है, पादप प्रजनन को जैव प्रबलीकरण कहते हैं, ठीक है, ये पादप शब्द है, पा शब्द, ठीक है, कहते हैं इसका उद्देश्य पौधों में पोषक गुणवत्ता सुधारना है, ठीक है। तो बस आपको ये 2 नंबर पूछा गया था और कितना आसान सवाल था, देखिए जैव प्रबलीकरण आपसे पूछा गया था, तीसरे का गा खंड था, आंसर लिखेंगे, आंसर तीसरे का गा, उन्नत खाद्य और गुणवत्ता रखने वाली फसलों में पादप प्रजनन को जैव प्रबलीकरण कहते हैं, इसका उद्देश्य पौधों में पोषक गुणवत्ता सुधारना है, ठीक है। अच्छा घाखंड देखते हैं, तीसरा घाखंड क्या बच्चों, तीसरा घाखंड है मादा युग्मविद के विकास का केवल रेखीय चित्र बनाइए, केवल डायग्राम पूछा है, कोई थ्योरी इसके अंदर नहीं पूछी है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ बायोलॉजी के अंदर डायग्राम बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसका जो डायग्राम बच्चों देखो ये मैंने आपको बना रखा है, दिखा रखा है, ये बच्चों आपका मादा युग्मविद के विकास का केवल रेखीय चित्र, देखिए ये आपको बनाना होता है, इसके दो जो पार्ट है मैंने लिख दिए, पहला देखिए प्रतिमुखी कोशिका, ये दूसरा है बच्चों रिक्तिका, ये फिर आगे देखा द्वितीयक केंद्रक है, और ये क्या बच्चों सहायक कोशिका है, ठीक है।
तो ये केवल डायग्राम इसके अंदर पूछा गया था और ये क्वेश्चन बच्चों 2 नंबर में है। आसान है ना, कितना आसान ये चीजें हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों, परिवार नियोजन राष्ट्र के हित में और परिवार नियोजन राष्ट्र के हित में है। ठीक है, औचित्य समझाइए, यानी जो परिवार नियोजन है किसी राष्ट्र के लिए किस प्रकार हित में है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसके बारे में तो बहुत सारा डाटा आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं और मैंने भी देखिए अच्छे से लिख कर समझाने का प्रयास किया है। इस क्वेश्चन का जवाब कैसे देंगे देखिए समझिए, लिखा हेडलाइन है परिवार नियोजन। देखिए क्या, देखिए परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार और माता एवं उसके बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, परिवार नियोजन में सबसे पहले बच्चों के जन्म अंतराल पर महत्व दिया जाता है। इसमें बताया जाता है कि एक से दूसरे बच्चे के जन्म के मध्य कम से कम 2 साल का, यानी 2 वर्ष का अंतर होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए इसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया। उद्देश्य क्या, देखिए 2 जन्मों के बीच का अंतर बढ़ाने के लिए, यानी जो परिवार नियोजन है इसका मेन टारगेट बच्चों यही है कि जो 2 और बच्चे हैं तो उनके अंदर जो कम से कम जो अंतर होना चाहिए 2 बच्चों में, वो कम से कम 2 साल का अंतर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आप लोग को वही बातें बताई गई। ठीक है, अब इसका जो उद्देश्य वो क्या, देखिए 2 जन्मों में, 2 जन्म मतलब 2 बच्चों के जन्मों से, ठीक है, के बीच का अंतर बढ़ाने का बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, और आगे क्या देखिए, बाल विवाह रोकना। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन क्या बच्चों, परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार करना। ठीक है, तो ये परिवार नियोजन के क्या बच्चों उद्देश्य मैंने आपको बताया। तो इतना आपको नोट्स लिखना होता है जिसके लिए बच्चों आप लोगों को 2 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों इसका अड़ा वाला ऑप्शन हो गया। चलिए हम देखिए अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 है बच्चों, आवृत बीजी पौधों में भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है, भ्रूणपोषी तथा अभ्रूणपोषी बीजों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए अगले पेज पे चलेंगे हम इसको समझने के लिए। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए स्टैंड, ये आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो देखिए मैंने हेडिंग लगाया, क्या है क्वेश्चन था, आवृत बीजी पौधों में भ्रूणपोष का निर्माण। तो देखिए मैंने वही हेडिंग बच्चों यहाँ पे लिखा रखा है। इसकी लैंग्वेज देखिए, इसको समझ लेते हैं एक बार। क्या देखिए, पुष्पीय पौधों में आगुणित नर तथा मादा युग्मों के संलयन के उपरांत भ्रूणपोष में 2 संरचनाओं का निर्माण होता है। प्रारंभिक भ्रूणपोष, ठीक है, केंद्रक विकसित होकर त्रिगुणित भ्रूणपोष बनाता है और युग्मनज विकसित होकर द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूणपोष के अंदर उपस्थित सहायक कोशिकाएं निषेचन के तुरंत बाद नष्ट हो जाती हैं। निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों के अंतर्गत भ्रूण का विकास होता है। तो ये आपको लिखना होगा। ठीक है, फिर इसके आगे बच्चों आपसे क्या पूछा गया है, इसके आगे पूछा गया बच्चों आपसे, देखिए भ्रूणपोषी तथा अभ्रूणपोषी बीजों में अंतर। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से आप यहाँ पे इसका अंतर लेकर के आते, पहले हेडिंग लगा दें, एक तरफ हेडिंग डालेंगे बच्चों भ्रूणपोषी बीज और एक तरफ डालेंगे बच्चों अभ्रूणपोषी बीज। ठीक है, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, देखिए खाखंड क्वेश्चन है। खाखंड क्या, देखिए मानव में रोग उत्पन्न करने वाले किन्हीं 2 रोगाणु जनकों के नाम लिखिए तथा इनके नियंत्रण का उपाय बताइए। ठीक है, तो देखिए स्टैंड इसका जवाब कैसे देंगे, चलिए देखिए इसको समझने के लिए अगले पेज पर चलते हैं। ये देखिए स्टैंड, ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन बच्चों ये था कि मानव में रोग उत्पन्न करने वाले 2 रोगाणु जनकों के नाम बताने हैं। ठीक है, इन 2 जैसे रोगाणु जनक का मतलब होता है ऐसे जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हो किसी बॉडी के अंदर। ठीक है, उनके नाम बताने और फिर उनका नियंत्रण कैसे करेंगे वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ चल रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, देखिए पहला हमने लिखा, देखिए क्या, देखिए 2 रोग जनकों के नाम क्या बच्चों, पहला है साल्मोनेला टाइफी और दूसरा बच्चों राइनोवोस विषाणु। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। अच्छा, अब देखिए जो आपका टाइफाइड रोग होता है, टाइफाइड बुखार जिसे बोलते हैं, ये किस होता है, ये सैल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। मैंने कहा ना साल्मोनेला टाइफी विषाणु के कारण होता है। जो टाइफाइड रोग होता है बच्चों किस कारण होता है, ये विषाणु का नाम है, ये विषाणु का ही नाम है जो आपसे पूछा गया था ना, इसी विषाणु की वजह से क्या होता है, टाइफाइड रोग होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या बच्चों, अब इसके उपाय मैंने बता दिए, उपाय आप पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, इसके उपाय क्या है ये आपको लेकर के आने होंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या बच्चों, देखिए दूसरा था आपका राइनो विषाणु। ठीक है, अब राइनो विषाणु से क्या होता है बच्चों, जुकाम होता है, क्या होता है, जुकाम होता है। ठीक है, तो राइनो विषाणु से क्या होता है, जुकाम होता है, और इसके उपाय भी मैंने नीचे बता दिए, तीनों के लिखे बच्चों, इसके उपाय रखे हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात। अच्छा, आगे देखिए, आगे क्या बच्चों, आगे देखिए क्या बच्चों, गाखंड संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखी। बच्चों ये टिप्पणी वाले क्वेश्चन है ना, ये टिप्पणी वाले क्वेश्चन मैंने इससे 2 पिछले वीडियो लेक्चर में आपको कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है,
समझ में आ रहा है आप लोग को? मैं ये जो टिप्पणी वाले जो क्वेश्चन है बच्चों, जो इंपॉर्टेंट टिप्पणियां आपके 12th क्लास बायोलॉजी की पिछले 2 लेक्चर में बच्चों मैंने आपको अच्छे से कवर करा दिए, आप उनको देखिए। ठीक है, उसके बाद आगे आगे का जो क्वेश्चन है बच्चों, ये लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं इसके बाद। ठीक है, ये भी बच्चों मैंने सारे क्वेश्चन बच्चों पिछले दोनों वीडियो लेक्चर में आपको कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, तो आप उनको देख लीजिए और जिस तरीके से पूरा पेपर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ये जो सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, ये मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में आपको कंप्लीट करा चुका हूँ उस टाइम। ठीक है, ये देखिए सब मैं आपको करा चुका हूँ कि परजीवी तंतु क्या होते हैं, बीटा फसलें क्या होती है, प्रतिरक्षी क्या होती है। ठीक है, ये सब मैं देखो, ये सब टिप्पणियां आ रही है कि नहीं आ रही, टिप्पणी देखो, टिप्पणी कितनी टिप्पणी आ रही है, ये सब बच्चों आपको मैं अच्छे से समझा चुका हूँ। ये डीएनए फिंगरप्रिंट मैंने कल वीडियो डाला था इस टॉपिक पे, लिंक से है, इस पे भी कल डाला था वीडियो में। ठीक है, ये सब आपको मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, एक बार वीडियो लेक्चर पर चैनल पर जाएंगे तो आप इसको सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। ये भी मैंने आपको करा दिया है, ग्रीन हाउस गैस है, राष्ट्रीय उद्यान, जैव विविधता। ठीक है, ये सारे बच्चों मैंने टिप्पणी वाले क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर बच्चों हमने जाना कि कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में अपनी कॉपी को देखिए कैसे लिख करके आना चाहिए, जिससे एग्जामर आपको अच्छे से अच्छे नंबर देते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपको अपनी कॉपी को भी ऐसे लिख करके आना है। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।